हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित समान अध्ययन बुक जो 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम मध्यकालीन भारत अध्याय 12 पूर्व मध्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ध्यान रखिएगा, इससे पहले ऑलरेडी हमने प्राचीन काल से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत में हम लोग यहाँ पे मुख्य रूप से पूर्व मध्यकाल, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर, बहमानी साम्राज्य, मुगल वंश, मुगल साम्राज्य का विघटन, मराठों का उदय, सिखों का उदय, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, कला और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्व मध्यकाल। ठीक है, बाकी का लेक्चर आप नहीं देखे हैं प्राचीन भारत का, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे महेश कुमार बनवाल के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ बाकी चीज़ों का अपडेट पाने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक पूर्व मध्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, आज का पहला सवाल है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? बताना है आपको कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो ध्यान रखिएगा, पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। ठीक है, नाम से पता चल रहा है पाल वंश, तो इसका संस्थापक कौन है? गोपाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही होगा। ध्यान रखिएगा, पाल वंश का संस्थापक है गोपाल। साथ ही साथ इसका व्याख्या भी देखेंगे थोड़ा हम लोग। देखिएगा ध्यान से, पाल वंश की स्थापना बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन के दौरान गोपाल, जो कि 750 से लेकर 770 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है, नामक स्थानीय सामंत द्वारा की गई थी। उसने बौद्ध धर्म को आश्रय प्रदान किया। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। पाल वंश की राजधानी कहाँ पे थी? मुंगेर, जो कि बिहार में है। ठीक है, बिहार में देखेंगे तो ये मुंगेर आपको देखने को मिलेगा दक्षिण साइड में। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि गौड़ी रीति नामक साहित्य विधा का विकास पाल शासकों के द्वारा ही हुआ था, यानी कि कह सकते हैं उनके ही शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि सोमपुर महावीर का निर्माण किसने करवाया था? बताना है कि सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, सिंपल सा सवाल है कि सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल या फिर विजय सेन? तो याद रखना है, सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ठीक है, सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने किया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाल वंश के द्वितीय शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए व्याख्या कुछ देख लेते हैं हम लोग। पाल वंश के द्वितीय शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था, और ये बौद्ध विहार बांग्लादेश का नौगांव जिले के पहाड़पुर में स्थित है। ठीक है, इसीलिए इसे पहाड़पुर बौद्ध विहार के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी खोज कब की गई थी? 1879 ईस्वी में। ठीक है, किनके द्वारा? तो कनिंघम के द्वारा की गई थी। और ये भी ध्यान रखना है कि 1985 में से यूनेस्को के विश्व धरोहर या विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है या घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। सोमपुर महाविहार का जो यूनेस्को में शामिल किया गया है, कब किया गया है? ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, 1985 में से विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? बताना है कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या फिर महिपाल? वैसे तो साथ में ये भी पता होना चाहिए कि विक्रमशिला जो ये आपका विश्वविद्यालय है ना, ये किस राज्य में है और किस राज्य में कहाँ पे किस स्थान पे स्थित है? तो याद रखना, ये बिहार में है। बिहार के भागलपुर एक जिला है, वहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, भागलपुर में जानते हैं ना कि केला बहुत ही प्रसिद्ध होता है वहाँ पे, है ना, केला वहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। तो सवाल है यहाँ पे कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? धर्मपाल, गोपाल या देवपाल या फिर महिपाल? तो याद रखना है, धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है।
विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, पाल शासक धर्मपाल, ठीक है, ये धर्मपाल कौन था? पाल शासक था, ठीक है, ने बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशील विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। उसके रख रखाव के लिए 100 गांव दान में दिए गए थे, ठीक है। विक्रमशिला में 6 महाविद्यालय थे। प्रत्येक महाविद्यालय में एक प्रवेश द्वार होता था तथा प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक द्वार पंडित बैठता था। यहाँ के आचार्यों में दीपंकर व श्री ज्ञानश्री भी कहते हैं का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय यहाँ पे है। 1203 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से एग्जाम कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है, कि कब किस वर्ष मुस्लिम आक्रमणकारी जो था ना, ये बख्तियार खिलजी इस विश्वविद्यालय को क्या किया था? ध्वस्त कर दिया था, नष्ट कर दिया था, जला दिया था, ठीक है। कब किया था ऐसा? 1203 ईस्वी में। इसने भिक्षुओं के सामूहिक हत्या करवाई तथा ग्रंथों को जला दिया था। उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति साक्षी भद्र थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से अक्सर सवाल पूछा जाता है। 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमण जो कारी था, ये बख्तियार खिलजी, ये विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था और यहाँ के जो भिक्षुए थे उन्हें सामूहिक रूप से हत्या भी की गई और साथ साथ में ग्रंथों को जला दिया गया था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से सवाल अक्सर बनते हैं, यहाँ से जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम लोग। चलिए, 4 सवाल नंबर आ गया है हम लोग के पास। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? शायद ये सवाल हम लोग पिछला अध्याय में भी हम लोगों ने किया था वहाँ पे, कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, है ना। राष्ट्रकूट साम्राज्य की, हाँ, वहाँ पे देख रहे थे हम लोग कि ये एलोरा और अजंता, है ना, एलोरा और जो अजंता की जो गुफाएँ किसने बनवाई थी, है ना। तो वहाँ पे हम लोग देख रहे थे राष्ट्रकूट का नाम आ रहा था। कहाँ पे स्थित है ये एलोरा अजंता? ये महाराष्ट्र में स्थित है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? अमोघवर्ष प्रथम, दंती दुर्ग, ध्रुव या फिर कृष्ण प्रथम? तो ध्यान रखना है, दंती दुर्ग इसका सही आंसर है। राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी दंती दुर्ग ने, ठीक है। व्याख्या भी देख लेते हैं, क्योंकि आप लोग का डिमांड रहता है, डिमांड है कि सर थोड़ा सा व्याख्या भी एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि इसको भी एक्सप्लेन किया जाए। समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा, कोई बात नहीं, पर हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन है? यहाँ पे दंती वर्मन या दंती दुर्ग, दोनों एक ही नाम है। दंती वर्मन लिखा हो या दंती दुर्ग, जो भी होगा, दोनों में से कोई भी हो टिक करेंगे आप, ठीक है। वहाँ पे जिसने 752 ईस्वी में चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन को पराजित करके दक्कन के अधिकांश भाग को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था, और दंती दुर्ग ने मान्यखेत या मालखंड को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। उसने महाराज धीराज, परमेश्वर, परमभट्टारक आदि उपाधियाँ भी धारण की थी। जरूर याद रखिएगा, उसने महाराज धीराज, परमेश्वर, परमभट्टारक आदि उपाधियाँ धारण की थी, ठीक है। चलिए, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि पुण्यवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, बताना है कि पुण्यवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तरी बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या फिर असम में? बताना है कि पुण्यवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, कहाँ पे थी ये बताना है, उत्तरी बंगाल, बिहार, उड़ीसा या फिर असम में? तो याद रखना है, उत्तरी बंगाल में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उत्तरी बंगाल में। चलिए, इसका व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। पुण्यवर्धन प्राचीन काल में उत्तरी बंगाल का एक क्षेत्र था जिसमें पुण्य लोग रहते थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पुण्य लोग रहते थे इसमें। पुण्य एक अनार्य जाति थी। इसके क्षेत्र का विस्तार उत्तरी बंगाल के बाहर पाल, चंद्र एवं सेन राजवंशों के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है? बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन या लक्ष्मण सेन? तो पता होगा आप लोग को, है ना, लक्ष्मण सेन जो थे वो, उनको श्रेय जाता है नया संवत चलाने का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं, दे रखा है, राजा लक्ष्मण सेन ने लक्ष्मण संवत नामक एक नया संवत चलाया। राजा लक्ष्मण सेन
जो कि इनका शासनकाल देखेंगे 1178 से लेकर 1206 तक रहता है। बंगाल के सेन राजवंश के चौथे शासक तथा बंगाल के अंतिम हिंदू शासक भी थे। ठीक है। लक्ष्मण सेन बल्लाल सेन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। लक्ष्मण सेन ने बंगाल की राजधानी गौड़ के निकट ही एक अन्य राजधानी लखनौती, जिसे लक्ष्मणवती कहते हैं आज, की स्थापना की। लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। लक्ष्मण सेन किसके अनुयायी थे? वैष्णव धर्म का। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? महान जैन विद्वान थे, एक नाम था उनका हेमचंद्र। बताना है ये कि किसकी सभा को अलंकृत करते थे, यानी कि सुशोभित करते थे। अमोघवर्ष, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज या फिर विद्याधर? तो याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा कुमारपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए इसका कुछ व्याख्या भी देख लेते हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल के शासनकाल में सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। हेमचंद्र काल सर्वज्ञ के नाम से भी जाने जाते थे। इसका जन्म गुजरात के धुंधक्का नगर में हुआ था। सोलंकी वंश के शासक राजा सिद्धराज जयसिंह के धर्मोपदेशक थे। हेमचंद्र ने कहा था कि स्वतंत्र आत्मा के आश्रित ज्ञान ही प्रत्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। बताना है कि ताम्रपत्र लेख जो है ये क्या दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से या फिर जावा सुमात्रा से। ठीक है, तो ताम्रपत्र लेख क्या दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था? बर्मा से था, थाईलैंड से था, कंबोडिया से था या जावा सुमात्रा से था? तो याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा जावा सुमात्रा से। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, ताम्रपत्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था। ठीक है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। देवपाल बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक था। नालंदा से प्राप्त एक ताम्रपत्र अभिलेख से यह पता चलता है कि देवपाल ने जावा तथा सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षण के 5 ग्राम अनुदान में प्रदान किए थे। प्राचीन भारत के लोग जावा को स्वर्णद्वीप कहते थे। प्राचीन भारत के लोग जावा को क्या कहते थे? स्वर्णद्वीप कहते थे, जावा द्वीप को। धर्मपाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल में पाल वंश की गद्दी पर बैठा और इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, मुंगेर कहाँ पे है? बिहार में है ना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? आसान सा सवाल है, जयदेव इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। गीत गोविंद का सबको पता होगा, ये गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दे रखा है, जैसे कि संस्कृत भाषा के महाकवि थे ये जयदेव। ये बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। ये सवाल यहाँ से आ सकता है कि जयदेव जो थे, है ना, ये थे ना जयदेव, पूछा जाएगा ये जो महाकवि थे ये किनके मतलब किसके दरबार में कवि थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। तो ये याद रखना है। इन्होंने राधा कृष्ण के प्रणय पर आधारित गीत गोविंद की रचना की थी। ठीक है, जो संगीत प्रधान ग्रंथ है। इनकी अन्य रचना रति मंजरी, ठीक है, रति मंजरी लक्ष्मण सेन के राज दरबार में पवन दूतम के लेख धोई भी रहते थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि लक्ष्मण सेन के राज दरबार में पवन दूतम के लेखक धोई भी इस रहते थे, यहीं लक्ष्मण सेन के दरबार में। तो जयदेव और धोई ये दोनों का नाम रखिएगा। ये दरबारी कवि थे लक्ष्मण सेन के यहाँ। ठीक है, अगला सवाल है कि हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? चंद्रवंशी, ब्राह्मण, अदुवंशी या फिर सूर्यवंशी? तो इन लोगों को बताया गया है सूर्यवंशी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है, हम्मीर महाकाव्य के रचयिता नयन चंद्र सूरी थे। ठीक है, हम्मीर महाकाव्य के रचयिता कौन थे? नयन चंद्र सूरी थे। पद्य रूप में लिखा गया यह महाकाव्य रणथंभौर साम्राज्य के विभिन्न पहलुओं की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है।
हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। चौहान सूर्य के पुत्र चहमान के राजवंशज थे। इन्होंने उन्हीं के नाम पर अपने वंश का नाम चहमान या चौहान रखा। वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक थे। तो यहाँ से भी सवाल आ सकता है, चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब्दुल रहमान हमीर रासो, चंद्रबाई पृथ्वीराज रासो, जगनिक अल्लाखंड और नरपति नाला बिसलदेव रासो। तो देखेंगे यहाँ पे चंद्रबाई पृथ्वीराज रासो, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो सबको पता होगा कि चंद्रबाई के देखेंगे यहाँ पे संबंधित है पृथ्वीराज रासो से। जगनिक ये आल्हाखंड से संबंधित है, ये भी सही है। और नरपति नाला जो है ना, ये बिसलदेव रासो से ही संबंधित है, तो ये भी यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये सब रचना यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट दे रखा है ये यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है, ध्यान रखना है कि हमीर रासो की रचना है, उनका नाम है सारंग देव। क्या नाम है? सारंग देव। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सब सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत मैच है, सुमेलित नहीं है ये। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। हमीर रासो की रचना सारंग देव ने की थी। ठीक है, याद रखना है, हमीर रासो की रचना किसने की थी? सारंग देव। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने, आल्हाखंड की रचना जागनिक ने और बिसलदेव रासो की रचना नरपति नाला ने की थी। बाकी जो यहाँ पे लोग देख रहे हैं तो सभी मैच सही हैं। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चंद्रबरदाई है, इसकी ये स्थापना, इसके जो रचना की है वो, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। जागनिक आल्हाखंड की रचना की है, नरपति नाला बिसलदेव रासो की रचना किए हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और हमीर रासो की रचना सारंग देव ने किया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? सवाल है कि भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? भगवती दुर्ग, भगवती पार्वती, भगवती लक्ष्मी या फिर भगवती सरस्वती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भगवती सरस्वती। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल ही सही होगा। चलिए बाकी देख लेते हैं और भी। ध्यान रखिएगा, भोजशाला राजा भोज द्वारा निर्मित संस्कृत अध्ययन का केंद्र था, भगवती सरस्वती का मंदिर था। ठीक है, भगवती सरस्वती जो है ये का मंदिर था। यह मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। 1269 ईस्वी से ही मुस्लिम शासकों ने अलग अलग समयों में भोजशाला मंदिर पर आक्रमण किया, जिससे हिंदू राजाओं ने विफल कर दिया था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला पर आक्रमण कर वाग्देवी की प्रतिमा को खंडित कर दिया तथा भोजशाला के भागों को भी ध्वस्त कर दिया। वर्तमान में भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान में भोजशाला जो है ये कमाल मौला मस्जिद परिसर में ही स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, गौड़वाहों के रचयिता कौन थे? सवाल है कि गौड़वाहों के रचयिता कौन थे? तो याद रखना ये थे वाक्यपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही होगा। ध्यान रखना है, गौड़वाहों कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजकवि वाक्यपति की एक काल्पनिक रचना है। इसमें चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन के वंश सैन्य सफलताओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। गौड़वाहों की रचना प्राकृतिक भाषा में की गई है। गौड़वाहों की रचना प्राकृतिक भाषा में की गई है, ये जरूर याद रखिएगा ये वाला पॉइंट कि गौड़वाहों की रचना किस भाषा में की गई है? प्राकृतिक भाषा में। अगला सवाल है, कलहन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? बताना है कि कलहन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? विल्हन एवं मेरुतंग, विल्हन एवं मम्मट या फिर जोनराज एवं मेरुतंग या फिर जोनराज एवं श्रीवर? तो याद रखिएगा जोनराज एवं श्रीवर ने इसको आगे बढ़ाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जोनराज, प्रज्ञाभट्ट एवं श्रीवर ने कलहन की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया। उन्होंने द्वितीय राजतरंगिणी की रचना की, जिसमें
1149 से लेकर 1950 ईस्वी तक के कश्मीर के इतिहास के विषय में भी जानकारी मिलती है इसमें। श्रीवर द्वारा रचित जैना राजतरंगिणी से 1459 ईस्वी से 1486 ईस्वी तक के कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी। राजाओं की नदी, राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 15 की तरफ। सवाल है, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय कश्मीर का शासक कौन था? बहुत अच्छा सवाल है कि राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय कश्मीर का शासक कौन था? जय सिंह, हर्ष, गोविंद चंद्र या फिर जयचंद्र? तो ध्यान रखिएगा, उस समय कश्मीर का शासक था जय सिंह। ठीक है, जय सिंह थे यहाँ पे उस समय शासक। देखिए ध्यान से कि राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। वे कश्मीर के शासक जय सिंह के दरबार में रहते थे। राजतरंगिणी का रचना काल इतना से इतना तक बताया जाता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था। यह ऋषि कश्यप के नाम पर था, जो कि ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे। यह संस्कृत में उपलब्ध रचनाओं में प्रथम महत्वपूर्ण रचना है। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। याद रख सकते हैं कि जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा की रचना नहीं है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा की रचना नहीं है? रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, नित्य रत्नकोश, कलानिधि? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कलानिधि को छोड़ करके सभी राणा कुंभा की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मेवाड़ नरेश राणा कुंभा है ना, मेवाड़ के नरेश थे ये राणा कुंभा। संगीत के 3 विधाओं गीत, वाद्य एवं नृत्य के विद्वान थे। उनकी पुत्री रमाबाई भी संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी, जिसे वागीश्वरी उपनाम मिला था। राणा कुंभा ने संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, संगीत राज, सुधा प्रबंध, संगीत रत्नाकार, टीका, कामराज रतिसार, नृत्य रत्नकोश आदि ग्रंथों की रचना की है। मेवाड़ नरेश राणा कुंभा की मृत्यु अपने ही पुत्र उदास सिंह के हाथों हुई थी। तो इस तरह से घटनाएं अक्सर देखने को मिला है पितृहंता के रूप में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। जैसे देखेंगे अशोक था ना, अशोक, ये काला अशोक है ना, उदायीन। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल, जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम क्या था? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या फिर विदर्भ? सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। ठीक है, जेजा भुक्ति का प्राचीन नाम क्या था? बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड। ध्यान रखना है, चंदेल अभिलेखों में पूर्ववर्ती नरेश वाकपति के पुत्र जयशक्ति का उल्लेख आता है। यह जेजाक और जेजा नाम से भी प्रसिद्ध था। उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र को जेजाभुक्ति नामक दिया गया, जो बाद में बुंदेलखंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जेजाभुक्ति के प्रारंभिक शासक प्रतिहार शासकों के समान थे। इन्होंने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया। इस काल में निर्मित कंदरिया महादेव का मंदिर शैव धर्म तथा चतुर्भुज मंदिर वैष्णव धर्म से संबंधित था। याद रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि दिल्ली शहर की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? खिलजी, लोधी या फिर तोमर या फिर तुगलक? तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली शहर की स्थापना की थी तुगलक, ये तोमर। ठीक है, दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक द्वारा की गई थी। इन्होंने वर्तमान दिल्ली के संस्थापक देहलिका के नाम से की थी। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। बाकी यहाँ पे ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा कि दिल्ली के पहले राजकोट शहर की स्थापना की थी। ठीक है, इसी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? तोमर वंश के शासकों ने। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है, इसके उपरांत 7 और शहर बसाए गए। श्री दीनपनाह, राय पिथौरा, फिरोजाबाद, जहानाबाद, तुगलकाबाद और शाहजहानाबाद। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। 18 के बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? बताना है आपको कि पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था। कृष्णावती, पूर्वती,
संयोगिता या फिर सौम्यवती से। तो याद रखना है, संयोगिता से शादी किया था इन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखना है। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ। इसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। यह 1178 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने अपने प्रतिद्वंदी गढ़वाल नरेश जयचंद की पुत्री संयोगिता से विवाह किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी? मध्य एशिया के किस शासक ने बताना है कि 1192 ईस्वी में उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी? तैमूर लंग, गजनी का महमूद, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या फिर चंगेज खान? तो याद रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध, और प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। 1192 में होता है तराइन का दूसरा युद्ध। तो यहाँ पे देखेंगे कि मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है, दूसरा जो तराइन युद्ध हुआ था, पहला तो हुआ था 1191 में। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे पराजित करता है और उत्तर भारत पर ये विजय प्राप्त करता है। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था, जिससे पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो फर्स्ट जब तराइन का युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीतता है, सेकेंड में हारता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए कि तराइन का तीसरा ये द्वितीय युद्ध में उत्तरी भारत में तुर्कों की सत्ता की स्थापना की लगभग निश्चित कर दिया था। ठीक है, तराइन का जब द्वितीय युद्ध हुआ तो वहाँ पे देखेंगे कि आपका ये पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। उसके बाद वहाँ पे जब हारता है तो उसके बाद फिर उत्तर भारत में देखोगे तुर्कों की वहाँ पे सत्ता जो है वो मतलब काबिज हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? यूनानियों ने, रोमन वासियों ने, चीनियों ने या फिर अरबों ने? तो ये करने वाले व्यक्ति थे अरब के लोग। ठीक है, अरबों वाले जो लोग थे ना, वो लोग करने वाले थे हिंदू शब्द का प्रयोग। तो ध्यान रखिएगा, अरबों ने हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। वहीं ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान तथा ईरानियों ने इसे इंडिया से संबोधित किया था। चीनियों ने भारत को यूनतू नाम से संबोधित किया है। तो सब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, देखिएगा। ईरानियों ने इस देश को क्या बताया था? हिंदुस्तान। ठीक है, ईरानियों ने क्या बताया? हिंदुस्तान। तथा यूनानियों ने इसे क्या बताया था? इंडिया। ठीक है, और चीनियों ने क्या बताया था? यिनतुन। देखिए यहाँ पर 4 सवाल बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो चारों को जरूर ध्यान रखिएगा, कहीं से भी सवाल आ सकता है। ठीक है, सबसे पहला तो ध्यान रखना है कि अरबों ने भारत को क्या बताया था? अरबों ने भारत को क्या बताया था? हिंद बताया था। ठीक है, हिंद। ठीक है, जबकि यहाँ पे और यही लोग ने हिंदू शब्द भी दिया था। ठीक है, अरबों ने। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखना है कि ईरानियों ने क्या कहा था? इस देश को हिंदुस्तान कहा था, और यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था, जबकि चीनियों ने इसे क्या कहा था? इंतु कहा के नाम से संबोधित किया था। तो ये चारों का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, सवाल कहीं से भी आ सकता है। अगला सवाल है कि मोहम्मद गौरी का सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, पृथ्वीराज द्वितीय? तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम भीम द्वितीय ने पराजित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मूलराज द्वितीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के निकट उसे पराजित किया था। संभवतः यह गौरी का भारत में प्रथम पराजय थी। उसके बाद 1179 से 1986 के बीच उसने पंजाब पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की, और 1179 ईस्वी में उसने पेशावर को तथा 1185 ईस्वी में सियालकोट को जीता था। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे ये 2 युद्ध लड़ता है ना। ठीक है, यहाँ पे तराइन का युद्ध लड़ता है 1191 और 92 में। तो 91 में हारता है, फिर 92 फिर वापस पृथ्वीराज चौहान से जीतता है। ठीक है, और फिर देखेंगे कि पूरे उत्तर भारत में वहाँ पे तुर्कों की जो सत्ता है वो स्थापित होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया 22 नंबर। क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे,
आल्हा उद्दल संबंधित थे। बताना है कि आल्हा उद्दल संबंधित थे, किससे संबंधित थे? चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से या फिर पन्ना से। तो याद रखना है महोबा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करें थोड़ा सा इसके बारे में। आल्हा उदल बुंदेलखंड में चंदेल शासक परमल देव, ठीक है, के सेनापति दक्ष राज या दस राज्य के पुत्र थे। चंदेलों की राजधानी महोबा थी। बैरागढ़ के युद्ध में आल्हा उदल की पृथ्वीराज चौहान पराजय हुई थी। ठीक है, आल्हा उदल की पृथ्वीराज चौहान पराजय हुई थी, याद रखना है, बैरागढ़ के युद्ध में। यहाँ पे क्या दिया गया है, काल के अनुसार आपको क्या करना है, क्रम से लगाना है, काल क्रम अनुसार लगाना है। ठीक है, विद्याधर दे रखा है, धंग है, यशो वर्मा है, कृति वर्मा है। ठीक है, तो इन सभी को यहाँ पे बतानी होगी क्रम। तो अगर मुझे इस सबका अगर पता होगा, ठीक है, कार्यकाल पता होगा, तो आसानी से हम लोग यहाँ पे इसे कर सकते हैं अरेंज। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करें विद्याधर के बारे में। तो ये 1019 ईस्वी में इनका शुरुआत होता है, इसका शासनकाल 1019 ईस्वी तक रहते हैं। ठीक है, 1019 तक। ठीक है, धंग के बारे में बात करें तो ये 1950 से शुरुआत होता है इनका। अशोक वर्मा का देखेंगे, इनका जो काल है ना, इनका काल शुरुआत होता है 930 से। ठीक है, जबकि कीर्ति वर्मा का आई थिंक 1060 होगा। ठीक है, तो ये 1019 देखेंगे, यहाँ से क्रम से देखेंगे तो सबसे पहले धंग आएगा पहले नंबर पर। ठीक है, तो ऑप्शन और देख लेते हैं, यहाँ पे से डी नंबर दिख रहा है आपको। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 930 भी है ना, 930 है, तो वर्मा है यहाँ पे, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये पहले नंबर पर आएगा, तो ये दोनों तो नहीं होगा, बचा मेरे पास ए और सी ऑप्शन। इस बार फिर देखेंगे, अशोक वर्मा 930, इस बार धंग है दूसरे नंबर पर, तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर 1 नंबर, ठीक है, ये, और इसके बाद फिर सबसे बाद में आए कीर्ति वर्मा। ठीक है, तो अगर इतना भी याद रहेगा तो आप आसानी से अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे तो हाँ दिया ही हुआ है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इनका तो पूरा यहाँ पे शासनकाल ही दिया हुआ है, कब से कब तक रहा है ये विद्याधर, 1019 से लेकर के 1029 तक। तो आप कम से कम ये भी याद रखेंगे ना, ये वाला डेटा, तो भी आप काम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ में देखेंगे कि एक मंदिर है, त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? राणा प्रताप, राणा राजा धंग, या फिर परमार राजा भोज, या फिर पृथ्वीराज चौहान। तो ध्यान रखिएगा, चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में की गई थी राजा भोज के द्वारा। ठीक है, और इसीलिए इस मंदिर का नाम भी क्या रखा गया था? भोज का मंदिर। ठीक है, या फिर नारायण का शिवालय नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, परमार राजा भोज। ठीक है, बाकी व्याख्या देख लेते हैं। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में की गई थी राजा भोज के द्वारा, इसलिए इस मंदिर को भोज का मंदिर भी कहा जाता है। नारायण का शिवाला के नाम से जानते हैं। वर्ष 1428 में महाराणा मोकल, है ना, देखेंगे किसका जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और मेवाड़ के शासक थे ये महाराणा मोकल, जो कि इनका शासनकाल है 1421 से लेकर के 1433 ईस्वी तक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या पूछा है? स्वर्णद्वीप का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? धरणीचंद्र, संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव, चूड़ामणि वर्मन। तो याद रखिएगा, बालपुत्र देव इसका सही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चलिए इसे व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। स्वर्णद्वीप सुमात्रा इंडोनेशिया, ठीक है, आज सुमात्रा इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं ना स्वर्णद्वीप को, के शासक कौन थे? बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके माफ़ कीजिएगा, उसके रख रखाव हेतु दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे और भी कुछ लग रहा है मैच करने के लिए दिया गया। यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से किस या किन राजाओं को जनता द्वारा चुना गया था? हर्षवर्धन, गोपाल, हर्षवर्धन, नंदी वर्मन, पल्लव मल्ल।
बताना है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो जनता के द्वारा किन्हें चुना गया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखेंगे आप यहाँ पे तो एक तो गोपाल को किया गया था। ठीक है, और नंदी वर्मन को नहीं किया गया था। यहाँ पे एक अशोकवर्धन भी सही होगा। ठीक है, अशोकवर्धन वर्धन और भोपाल ये गोपाल को ये जनता के द्वारा चुना गया था। ठीक है, तो यहाँ पे से 2 और 4, अच्छा नहीं, अशोकवर्धन था ना, नहीं ये इसको नहीं, ये नहीं है, ध्यान रखिएगा ये गलती है। अशोकवर्धन को नहीं किया था, चुना गया था जनता के द्वारा। ये जो पल्लव मल है ना, इनको चुना गया था, गोपाल और पल्लव मल। ठीक है, गोपाल और पल्लव मल ये दोनों सही होगा, 2 और 4। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या दिया आंसर इसे? हाँ सी दिया है। ठीक है, सी मतलब 2 और 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। ये तो सबको पता है, फर्स्ट साइज क्वेश्चन था ना कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने किया था। जो राज्य के पहले सम्राट भी थे, इन्होंने क्षेत्रीय सरदारों के एक समूह द्वारा चुना गया। उनके शासनकाल में कन्नौज और उत्तर भारत के नियंत्रण के लिए पालों, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष द्वारा चिन्हित किया गया था, है ना। तब देखेंगे कि ये 3 क्षेत्रों से संबंधित है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये तीनों देखेंगे कि क्या कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। कहाँ पे? कन्नौज के लिए, क्योंकि ये देखेंगे आप कि भारत का पूरा सेंटर पॉइंट होता है कन्नौज। तो अपना अस्तित्व जमाने के लिए तीनों, पाल वंश, प्रतिहार और राजपूत, ये तीनों मिलकर के अच्छा खासा मतलब युद्ध करते रहते थे, हमेशा अक्सर लड़ते रहते थे कन्नौज को पर अधिकार पाने के लिए। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कांची के पल्लव शासक परमेश वर्मन द्वितीय की मृत्यु के बाद पल्लव राज्य में उत्तराधिकारी बनने का समस्या उत्पन्न हुई। अतः कांची के लोगों ने समानांतर शाखा के एक राजकुमार नंदी वर्मन द्वितीय का राजा चुना, जो कि हिरण वर्मा का पुत्र था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, और ये आखिरी सवाल रहेगा इस सेशन का। ठीक है, सवाल रहेगा आपके लिए कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ राजा दे रखा है, इधर ये राजवंश दे रखा है। ठीक है, तो इधर राजा कौन है? ननुक है, जयशक्ति है, नागभट्ट द्वितीय है, इधर दे रखा है भोज। और आपसे पूछा है यहाँ पे कि उपर्युक्त में से कितने सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सुमेलित में कौन कौन यहाँ पे होंगे सही। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे पहला तो सही है। ठीक है, नांदुक जो थे चंदेल राजवंश के संस्थापक थे। ठीक है, ये पहला सही है। जयशक्ति ये परमार गलत है। और नागभट्ट द्वितीय ये गुर्जर प्रतिहार के राजवंश के संस्थापक थे, ये नागभट्ट द्वितीय, ये भी सही है। भोज राजपूत ये गलत हो गया यहाँ पे, पहले भी आप लोग इसको देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 सही मैच है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 युग में यहाँ पे सही मैच है। ठीक है, बाकी गलत है। बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दे रखा है नानुक चंदेल वंश का संस्थापक था ये। ठीक है, तथा जो नागभट्ट द्वितीय था ये गुर्जर प्रतिहार का शासक था। ठीक है, और जो जयशक्ति है ना ये और विजय शक्ति, ये दोनों वाक्यपति के पुत्र थे। महोबा शिलालेख में उल्लेख है कि चंदेल क्षेत्र का नाम जयशक्ति के नाम पर जेजाक भुक्ति रखा गया था। राजा भोज परमार वंश से संबंधित थे। राजा भोज किससे संबंधित थे? ये परमार वंश से। देखिए राजा भोज जो है ये चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो राजा भोज परमार से संबंधित है ये। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही सही युग में मैच किया हुआ है, बाकी यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट 28 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।